बहू बड़ी चुस्त है। शालिनी को शुरू से सारे काम भाग भाग कर करने की आदत थी, इसलिए पूरा परिवार उस पर निर्भर रहता था और शालिनी इस बात के लिए भी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन शालिनी सुबह 7 बजे उठती है और उसकी सास उसे काम बताना शुरू कर देती है। शालिनी बहू, सब लोगों के लिए सबसे पहले तो तू बढ़िया सा नाश्ता बना दे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज तू पूरी रसोई के सारे बर्तन साफ कर दे। वैसे भी उन पर चिकनाई जम गई है, बहुत गंदे हो रहे हैं। ठीक है माँ जी, सारे बर्तन साफ कर दूंगी और मैं तो सोच रही हूँ कि घर के सारे पर्दे भी धो दूं। और एक काम कर, शाम को बाजरे की खिचड़ी बना ले। जानती हूँ कि उसे बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तू तो बहुत फुर्तीली है, तो सब कुछ जल्दी कर देगी। ठीक है माँ जी, मैं वो भी बना दूंगी। और कोई काम है तो बता दीजिए, ये सारा काम तो थोड़ी देर में हो जाएगा। बहू, मैं जानती हूँ कि तू बहुत फुर्तीली और चुस्त है, लेकिन अगर इन सारे कामों के बीच में तुझे समय मिल जाए तो थोड़ी देर आराम भी कर लेना। इतना काम करना भी अच्छा नहीं होता। आराम करके क्या करूंगी, रात से पहले तो नींद आती नहीं है। सारा दिन मोबाइल चलाऊं तो फालतू ख्याल मन में आते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपना सारा समय घर के कामों में लगाऊं। शालिनी ये बोलकर तुरंत घर का काम करने लगती है और मनोरमा की कल्पनाओं से भी पहले 3-4 घंटे में सारा काम करके फ्री हो जाती है। मनोरमा अपनी पड़ोसन के साथ बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन ने कहा, कुछ भी बोलो मनोरमा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ज्यादा फुर्तीली है। सच में आजकल की बहुएं तो काम का नाम सुनते ही भागने लगती हैं, लेकिन एक तेरी बहू है जो बहुत ज्यादा चुस्त है और भाग भाग कर घर का सारा काम कर लेती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहन। मैंने पिछले जन्म में लाखों मोती दान किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में शालिनी जैसी अच्छी बहू मिली है। मेरे बेटे पंकज के लिए भी ऐसी बहू आ जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। हाँ मनोरमा बहन, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि 5 उंगलियां जिस तरह एक जैसी नहीं होती, इस तरह जरूरी भी नहीं कि सारी बहुएं भी एक जैसी आ जाएं। हो सकता है एक बहू चुस्त हो और दूसरी उससे भी ज्यादा फुर्तीली हो जाए, या फिर 1 नंबर की आलसी आ जाए। हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना। मनोरमा भी सिर हिलाकर वहाँ से उठ जाती है। कुछ दिन बाद छोटे बेटे पंकज की शादी प्रांजलि से होती है, जो बहुत आलसी है। शालिनी उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करने का प्रोत्साहन देती है, लेकिन प्रांजलि बहुत ही आलसी थी। मनोरमा उसे कई बार समझाती कि घर के काम करना शालिनी से सीख ले, लेकिन उसके कानों में जूं भी नहीं रेंगती थी। एक दिन शालिनी ने सुबह सुबह सारे घर का खाना बना दिया था। तभी प्रांजलि रसोई में आती है और कहती है, भाभी, आप अपने अंदर इतनी फुर्ती कैसे लाती हो? इतनी चुस्त कैसे हो आप? मुझसे तो बिल्कुल भी घर का काम नहीं होता। और आप एक ही सुबह 6 बजे उठकर खाना बनाकर रख देती है ताकि मैं माँ जी को बोल सकूं कि सारा खाना मैंने बनाया है। प्रांजलि, तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब तुम्हें रोज रोज माँ जी से डांट खाने को मिलती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी ने आस पड़ोस में यही बोला है कि तुम भी मेरी तरह चुस्त हो। वो सबको यही कहती हैं कि बहू में बहुत चुस्त है। अगर सब लोगों को पता चल गया कि तुम में थोड़ा सा आलस है तो सब तुम्हारी बुराई तो करेंगे, लेकिन माँ जी की भी बदनामी होगी। भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे अपनी आदत सुधार दूं और आपकी तरह काम करने लग जाऊं। मनोरमा ने अपने आस पड़ोस में बता दिया था कि उसकी बहू बहुत चुस्त है, लेकिन सच बात तो ये थी कि प्रांजलि बहुत ही आलसी थी और उसे घर का काम करना भी ठीक से नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन मनोरमा अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए गांव जा रही होती हैं और शालिनी और प्रांजलि से बोलकर जाती, बहुओं, तुम्हें घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब मैं नहीं होंगी यहाँ पर तो फिर बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं आना चाहिए। तुम जानती हो ना कि मुझे बाहर के खाने से ऐतराज है। और साथ ही घर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और गांव से आते हुए मैं अपने भाई मुकेश को भी लेकर आऊंगी और मैं गांव में भी सबको यही बताऊंगी कि मेरी बहू बहुत चुस्त है। तो प्रांजलि बहू, तुझे बिल्कुल शालिनी की परछाई बनना है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप 1 हफ्ते के लिए जा रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1 हफ्ते के अंदर शालिनी भाभी का किरदार अपने अंदर डालूं और आपको किसी को कोई भी परेशानी ना हो। हाँ बहू, मैं भी तुझसे यही उम्मीद करती हूँ। अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मनोरमा ये बोलकर चली जाती है तो वहीं प्रांजलि टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खा पा रही थी और भी ज्यादा आलसी हो गई थी, क्योंकि कमजोरी की वजह से वो ज्यादातर सोई रहती। शालिनी उसके पास खाना लेकर आती है और कहती है, प्रांजलि, अगर रोज खाना नहीं खाओगी तब तो तुम और भी ज्यादा कमजोर हो जाओगी। तुम्हें फुर्तीला और चुस्त होना है, आलसी और कमजोर नहीं। बड़ी माँ को सब कुछ पता चलेगा तो कैसा लगेगा? भाभी, टेंशन की वजह से मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा। मैं जितनी भी कुछ खाने की कोशिश कर रही हूँ, हमेशा वो लग ही नहीं रहा है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। रात रात को सोचकर नींद नहीं आती कि मुझे फुर्तीला और चुस्त होना है आपकी तरह।
फिर भी शालिनी के जोर देने पर प्रांजलि थोड़ा सा खाना खा लेती है और उसके बाद प्रांजलि एक सुबह खुद ही आकर शालिनी से कहती है, भाभी अब अगले 1 हफ्ते के लिए घर का ध्यान मैं रखूंगी, खाना मैं बनाऊंगी और सारे काम मैं करूंगी। आप सिर्फ माँ जी की तरह ये देखना कि मैं सारे काम ठीक से कर रही हूँ या नहीं। मैं अभी साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपकी तरह चुस्त हूँ, ताकि हमारे रिश्तेदार को खुशी से बता सके कि उनकी बहू बहुत चुस्त है। ठीक है प्रांजलि, वैसे भी तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए। अब इस घर के सारे कायदे कानून तो तुम समझ ही गई हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी और मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रांजलि पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती है। शुरू में सब्जी थोड़ी बुरी बनती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारे काम बहुत अच्छे से सीख जाती है और शालिनी उससे कहती है, प्रांजलि खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पहले तुम इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम सारे काम सीख रही हो। माँ जी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी बहू होती तो मैं जरूर कहती कि बहू बहुत चुस्त है। प्रांजलि ये सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद जब मनोरमा वापस आती है और प्रांजलि को एक छोटी सी गलती के लिए डांटती है, तब शालिनी बीच में आकर मनोरमा को रिश्तों की सच्चाई समझाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। प्रांजलि ने शालिनी के बढ़ावा देने की वजह से धीरे धीरे सारे काम सीख लिए थे और अपने अंदर के आलस को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया था। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजरा और मनोरमा अपने भाई मुकेश को लेकर घर आ जाती है। मुकेश जब अपने कमरे में हाथ मुंह धोने के लिए जाता है तो वहीं मनोरमा ड्राइंग रूम में रखा हुआ चाय का कप देखकर प्रांजलि पर गुस्सा करते हुए कहती है, प्रांजलि मुझे लगा था कि शालिनी बहू की संगत में रहकर तुम सुधर जाओगी और अपना आलस छोड़ दोगी और चुस्त बन जाओगी, लेकिन तुम तो अभी भी आलसी की आलसी हो। अरे क्या फायदा है तुम्हें बार बार समझाने का? तुम में और जानवर में फर्क क्या है, जिन्हें कोई भी बात एक बार में समझ में नहीं आती। मनोरमा प्रांजलि को सुना रही थी और प्रांजलि आंखें आंसुओं से भरकर नीचे करके सब कुछ सुने जा रही थी कि तभी ये सब कुछ देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और वो मनोरमा से कहती है, बस कीजिए माँ जी, हर इंसान अलग तरह का होता है। आप किसी भी इंसान को किसी की तरह नहीं बना सकती। कोई किसी की परछाई नहीं होता। हर इंसान का अपना अस्तित्व होता है। पहली बात तो ये कि चाय का कप यहाँ पर मैंने छोड़ा है, इसमें प्रांजलि की कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, आप हमारी माँ जैसी हैं और अगर एक माँ ही बेटियों में भेदभाव करेगी तो कैसे चलेगा? शालिनी की बातें सुनने के बाद मनोरमा को एहसास होता है कि वो बेकार में ही प्रांजलि को सुना रही थी और जब से प्रांजलि शादी करके घर में आई थी वो उसे बार बार शालिनी की तरह बनाने के पीछे पड़ी रहती थी, जिस वजह से प्रांजलि कभी अपना खुद का अस्तित्व हासिल ही नहीं कर पा रही थी। मनोरमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी छोटी बहू प्रांजलि से माफी मांगी और कहा, माफ कर दे बहू, शायद मैं तुझसे कुछ ज्यादा ही सख्ती से बर्ताव करने लगी थी, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने मेरे दिमाग में ये बात भर दी थी कि दूसरी बहू आलसी हो सकती है और मैं चाहती थी कि तू शालिनी बहू से भी ज्यादा फुर्तीली निकले। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मनोरमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शालिनी और प्रांजलि दोनों से माफी मांगती है और दोनों ही उन्हें माफ कर देती हैं। इसके बाद अब शालिनी कम काम करती है और प्रांजलि मनोरमा के आगे ये दिखाती है कि वो अब कितनी ज्यादा चुस्त है। ये सब कुछ देखकर मनोरमा को भी एहसास होता है कि उन्होंने बिना प्रांजलि को अच्छे से जाने उसे जज किया था। माधोपुर गांव में एक बड़ा घर था। उस घर के मालिक थे रामलाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और बेटा राजीव और एक बेटी प्रिया। राजीव का गांव में खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। एक रोज राजीव का एक दोस्त उसके पास आया। अरे राजीव, बहुत दिन हो गए हम सबको साथ में कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूम कर आए। मेरा मन तो कश्मीर जाने का है, चलो वहीं चलते हैं। अब वो सब एक साथ ट्रेन में बैठकर कश्मीर घूमने चले जाते हैं। कश्मीर की हंसी वादियों में उन सब का मन लग गया था। एक रोज जब वो एक नदी किनारे फोटो खिंचवा रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम रीना था। वो नदी से पानी भरने लगी कि तभी उसने देखा फोटो खिंचवा रहे राजीव का पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने ही वाला था कि तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। जरा संभाल कर साहिब, कहीं नदी में गिर गए तो सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आप कोई टूरिस्ट लगते हैं और हमारे यहाँ टूरिस्ट तो भगवान समान होते हैं। रीना की बातें और स्वभाव उसे बड़ा ही अच्छा लगा और वो उससे शादी कर उसे अपने साथ ले आया। रीना का शरीर तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन गाल ऐसे गोल मटोल और लाल कि देखने वाला हैरान रह जाए। सास ने जैसे ही अपनी बहू को देखा तो वो हैरान रह गई। ये तू बहू लाया है या कश्मीर का सेब उठा कर ले आया? गाल कैसे फूल गए इसके? अब माँ जो है यही तुम्हारी बहू है,
रीना की सास ने अपने बेटे की पसंद को अपना लिया। शादी के अगले दिन बहू पहली बार रसोई में चाय बनाने आई। बहू, ध्यान रखना, घर की रसोई में सब काम जल्दी और साफ होना चाहिए। जी माँ जी। रीना चाय बनाकर लाई। उसके हाथों की चाय सबको बड़ी पसंद आई। फिर अगले दिन मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आई तो रीना को उसकी सास घूंघट में लेकर आई। बहू का दुबला पतला शरीर देखकर सभी औरतें उसकी तारीफ करने लगी। दुल्हन की हाइट और दुबला पतला शरीर तो अच्छा है। जैसा सुना है कश्मीर की लड़कियां सुंदर होती हैं। चलो अब मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। अब वो जैसे ही बहू का घूंघट उठाती है, उसके गाल देख तो सब हैरान ही रह गए। हैं, सावित्री जी, आपकी बहू तो दुबली पतली है, पर इसके गाल तो देखो जैसे सेब रखे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वजन इसके गालों में ही हो। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुडौल है। मतलब पूरा शरीर तो सीटी जैसी पतली और गाल ऐसे जैसे किसी ने लड्डू रख दिए हो। ये सुनकर सावित्री बोली, हाँ काकी, यही तो हमारी टेंशन है। खाने में तो कुछ खास खाती भी नहीं, फिर भी गाल मोटे मोटे। सभी गांव वाले अब सावित्री की बहू के गालों का खूब मजाक उड़ाते, जिससे सावित्री को अब बड़ा गुस्सा आता है। अच्छी खासी एक से बढ़कर एक लड़कियों का रिश्ता आ रहा था मेरे राजीव के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो पता नहीं यही कश्मीरन रह गई थी लाने को। ऊपर से इसे पसंद करते वक्त उसकी नजर इसके गालों पर नहीं गई क्या? बहू, सच सच बता, कहीं तूने बचपन में मधुमक्खी के छत्ते को तो नहीं छेड़ दिया था जिस वजह से तेरे गाल सूज गए? माँ जी, मैं जब पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के गाल भी ऐसे ही हैं। अब ये सब जेनेटिक है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। किसी की बहू के नाखून लंबे होते हैं तो किसी की बहू के बाल, लेकिन मेरी बहू के तो गाल हैं। रीना बेचारी चुप रहती है। शाम को उसकी ननद प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस कपड़े तय लगा रही थी। कहिए। वो मैंने एक टेलर के पास सूट बनने दिया था, चलो साथ में लेने चलते हैं। ठीक है दीदी। रीना और प्रिया बाजार चली जाती है, जहाँ प्रिया को उसकी सहेली निशा मिलती है। अरे प्रिया, तू? हाँ, वो मैंने सूट छोड़ा था ना, वही लेने आई थी। तभी निशा की नजर उसके बगल में खड़ी रीना पर जाती है और वो धीरे से पूछती है, ये कार्टून कौन है प्रिया? ये मेरी भाभी है निशा। है? इनका शरीर तो दुबला पतला है कि लग रहा है जैसे दो डंडियां खड़ी हो, लेकिन इनके गाल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जूम फीचर सिर्फ गालों पर लगाया गया हो। जी नहीं, मेरे गाल ऐसे ही है, इसमें मेरी क्या गलती? रीना गुस्से में घर आ जाती है और रात को शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी राजीव आया। राजीव ने देखा कि रीना चुपके चुपके आईने के सामने खड़ी होकर अपने गाल दबा रही है। रीना, ये क्या कर रही हो? क्या करूं राजीव, सब मेरे गालों का इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ ये थोड़े छोटे हो जाए। अरे पगली, गाल कम करने की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारी खूबसूरती है। लोग मजाक में कहते हैं, पर सच तो यह है कि सबको अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रहे हो ऐसा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम बेस्ट हो। ऐसे कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद गांव में मेले का दिन आया। सब परिवार मेले में गए हुए थे। वहाँ एक आदमी भी आया था जो कि फोटोग्राफर भी था और साथ ही कुछ कंपनीज के लिए मॉडल भी ढूंढता था। उसने रीना को देखकर आवाज लगाई, मैडम जरा रुकिए, जरा इधर देखिए। आपके गाल तो कैमरे में बहुत सुंदर आएंगे। हमें तो अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। क्या आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 लाख मिलेंगे और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये बात सुनकर रीना और उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। रीना झट से इसके लिए हाँ कर देती है। उसने उस रेस्टोरेंट के लिए ऐड की, जिसके बाद अब रीना को भी लगने लगा कि उसके मोटे गाल ही उसकी सबसे प्यारी खूबसूरती है, चाहे लोग मजाक उड़ाएं या छेड़े। अब वो मुस्कुराकर जवाब देती और पूरे गांव में अब उसे मोटे गाल वाली पतली बहू के नाम से जाना जाने लगा।